हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 ऑफ बैंकिंग सीबीएसई क्लास 11th, जिसका नाम है डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ बैंकिंग एंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो मैंने जब यूट्यूब पे देखा कि बैंकिंग के बारे में क्लास 11th के लिए कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं था ज़्यादातर, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो फॉर इट सो यू कैन गेट हेल्प इन योर एग्ज़ाम्स। तो इस फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड बेसिक फंक्शन ऑफ अ बैंकर। फिर हम लोग बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर समरी। ये सारी चीज़ें हम लोग इस यूनिट 1 के अंदर कवर करेंगे। और अगर आपको इसके आने वाले चैप्टर्स या फिर किसी और सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी बहुत जल्द से जल्द वीडियो बना दूँगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग क्या होता है, और अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप क्या बताएंगे। सो बैंकिंग इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड मेक लोन्स एंड डिराइव अ प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट पेड एंड चार्ज रिस्पेक्टिवली। मोर इट प्रोवाइड्स अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बैंकिंग वो इंस्टीट्यूशन है जो पैसे से डील करता है। वो क्या करता है बेसिकली, बैंक का बेसिक फंक्शन क्या होता है। जो बैंक होती है वो हमसे डिपॉजिट लेती है, हम लोगों से पैसे लेती है। क्यों लेती है? अब हम लोग उसे अपने पैसे देते हैं ताकि वो उसे सेफ कीपिंग की तरह रख सके। जैसे हमारे पास जब हम लोग मनी की सेविंग करते हैं और वो सेविंग्स अच्छी खासी हो जाती हैं तो हम लोग उसे बैंक में डिपॉज़िट कर देते हैं। 4 तरीके से डिपॉज़िट करते हैं। पहले डिपॉज़िट का नाम होता है सेविंग्स डिपॉज़िट, सेकंड डिपॉज़िट का नाम होता है फिक्स्ड डिपॉज़िट, थर्ड डिपॉज़िट का नाम होता है करंट डिपॉज़िट, और फोर्थ डिपॉज़िट का नाम होता है रिकरिंग डिपॉज़िट। तो सेविंग डिपॉज़िट आप लोगों को पता होगा कि लोग सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में। आप लोगों में से कई लोगों का होगा सेविंग्स बैंक अकाउंट। और फिक्स्ड डिपॉज़िट आपको पता होगा बेसिकली एफडी, जिसमें हम लोग पैसे जमा कर देते हैं और एक लिमिटेड टाइम होता है जिसके पहले हम लोग उस पैसे को नहीं निकाल सकते। सेविंग्स बैंक में अगर आप पैसे जमा करेंगे तो आपको अगर पहले ही उसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप उसे जब चाहे निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम के थ्रू या फिर बैंक में जाके। बट फिक्स डिपॉज़िट में अगर आपने 1 साल के लिए पैसे जमा किए हैं तो आप 1 साल के बाद ही उसे निकाल सकते हैं। करंट डिपॉज़िट में आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। सेविंग्स डिपॉज़िट और करंट डिपॉज़िट अलग कैसे है? सेविंग्स डिपॉज़िट में हम लोगों को एक लिमिट दी जाती है कि हम लोग एक दिन में कितने पैसे निकाल सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बैंक से एक दिन में 15,000, 10,000 एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। बट करंट डिपॉज़िट में आप दिन में चाहे कितने भी पैसे निकालें, आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उसमें से 10 बार निकाल सकते हैं, 10 बार जमा कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा बार भी, जितनी ज़्यादा बार चाहें, जितनी ज़्यादा बार चाहे जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। फिर आती है बात रिकरिंग डिपॉज़िट की। रिकरिंग बैंक अकाउंट वो होता है जिसमें आप हर महीने पैसे जमा करते हैं। जैसे कि सेविंग्स अकाउंट में आपने आज पैसे आपको जमा करने थे, आपने कर दिए। फिर 10 दिन बाद आपको जमा करने थे, कर दिए। फिर 1-2 दिन में आपको जमा करने थे, कर दिए। फिक्स्ड डिपॉज़िट में आप जब भी करते हैं वो 1 साल तक जमा हो जाती है। उसके बाद आपको एक नई एफडी बनवानी पड़ेगी। उस एफडी को आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो 1 साल बाद ही आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगी। करंट डिपॉज़िट में आप चाहे जब जमा कर लें, लेकिन रिकरिंग डिपॉज़िट में आप हर महीने एक अमाउंट जमा करते हैं और हर महीने करते हैं। जैसे कि बेसिकली आपने एक रिकरिंग डिपॉज़िट का अकाउंट खोला तो आप उसमें हर महीने, जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5,000 जमा करते हैं हर महीने। आपकी सैलरी अगर 10,000 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें से आप 5,000 खर्च कर देते हैं और 5,000 रिकरिंग बैंक अकाउंट में अपने जमा कर देते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ जब आपको फिर से सैलरी मिलती है तो फिर से आप उसी डेट पे उसमें से उतने पैसे आप जमा कर देते हैं। ऐसे ही जब आप हर महीने करते हैं तो वो आता है आपका रिकरिंग डिपॉज़िट में। ठीक है, तो ये होते हैं 4 तरीके कि बैंक हमसे कैसे डिपॉज़िट लेता है। अब
उस डिपॉज़िट का बैंक करता क्या है। अब जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो आपके मन में क्या ये ख़्याल नहीं आता कि हमने उसे पैसे दिए तो उसके पास क्या कोई जादू की मशीन रखी है जो वो हमारे पैसों में और पैसे बढ़ा के हमें क्यों दे रहा है। हम उसे अपने पैसे दे रहे हैं तो उसे हमारे पैसे रखने से ऐसा क्या फ़ायदा मिल रहा है जो वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है। तो उसे ये फ़ायदा मिलता है कि वो उस डिपॉज़िट को यूज़ कर लेता है लोगों को देने में। अब देते कैसा है वो, देखिए जैसे कि उसने हमसे 4 तरीके से पैसे लिए, सेविंग डिपॉज़िट, फिक्स्ड डिपॉज़िट, करंट डिपॉज़िट, रिकरिंग डिपॉज़िट। इन 4 तरीक़ों से मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको याद हो जाए और फिर आपको रटना ना पड़े एग्ज़ाम के लिए, आपको बार बार सुन के याद हो जाए कि किन 4 टाइप के होते हैं। ये आ सकता है क्वेश्चन में। अब वो हमसे पैसे देता कैसे है हमें। अब वो हमें फालतू में पैसे बांटेगा तो है नहीं, ठीक है। हमें ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इन 4 तरीक़ों से वो पैसे देता है। अब आपने ये तो सुना ही होगा, इनमें से आपने एक चीज़ तो बहुत बार सुनी होगी, लोन्स। ये नाम सुना है ना आप लोगों ने। लोन आपने सुना होगा, बैंक से लोग लोन लेते हैं। क्यों लेते हैं? जब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फ़ीस स्कूल की या किसी चीज़ की भरने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, या आपको कोई ज्वेलरी ख़रीदनी है, घर ख़रीदना है, कार ख़रीदनी है, कुछ भी चाहिए आपको, या आपको पैसों की ज़रूरत है, आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो आप बैंक से लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये सब आ जाते हैं बैंक से पैसे लेने के मेथड्स में। अब आप बैंक से इन सब चीज़ों पे पैसे ले तो लेते हैं, लेकिन आप बैंक को इसका इंटरेस्ट पे करते हैं। ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि जब हम बैंक को पैसे देते हैं तो वो हमें बदले में इंटरेस्ट देता है, और जब आप बैंक से पैसे ले रहे हैं तो आप उसको बदले में कुछ देंगे ना। जैसे कि बैंक ने आपसे पैसे लिए तो आपको बदले में इंटरेस्ट दिया, वैसे ही आप बैंक से इस बार पैसे ले रहे हैं तो अब बैंक को आप इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि बैंक ने लोन जिसको दिया था उससे बैंक ने इंटरेस्ट लिया 5,000 का, और आपको वो बैंक इंटरेस्ट देता है आपके डिपॉज़िट पे 2,000 का। तो बैंक ने लोन आपके पैसे लिए और वो पैसे किसी को दे दिए लोन के नाम से, और उस लोन पे जो उसको 5,000 मिलेंगे उसमें से 3,000 वो अपने पास रख लेगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लेगा, और जो 2,000 बचेंगे वो आपको दे देगा। इससे क्या हुआ, आपको भी अपने पैसों पे इंटरेस्ट मिल गया, और जिसको उन पैसों की ज़रूरत थी उसका काम भी पूरा हो गया, और बैंक को अपना प्रॉफिट भी मिल गया। यानी कि जिसको चाहिए था पैसे, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी, उसकी नीड्स भी पूरी हुई। आपके पैसे घर में रखे रहते तो आपको कुछ इंटरेस्ट ना मिलता, लेकिन बैंक में रखने से आपको इंटरेस्ट मिला, आपका भी फ़ायदा हुआ और बैंक को भी अपना प्रॉफिट मिल गया। तो आपको समझ में आ गया डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। तो यही हम का बेसिक डेफिनेशन है बैंकिंग की। बैंकिंग इज़ एन इंस्टीट्यूशन जो मनी से डील करता है, विच डील्स विथ मनी। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट लेता है, एंड मेक लोन, और लोन देता है, एंड डिराइव अ प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट। और इन दोनों के इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस आता है, जैसे 5,000 में से 3,000 तो वो खुद रख रहा था और 2,000 उसको आपको देने थे, पूरे 5,000 नहीं देने थे। जो इंटरेस्ट रेट में ये सब डिफरेंस आ जाता है उससे वो अपना प्रॉफिट निकाल लेता है, ठीक है। तो ये होती है बैंकिंग की डेफिनेशन। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, मन में बिठा लीजिएगा, क्योंकि इस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो बैंकिंग क्या होता है। अब आपने बैंकिंग की डेफिनेशन तो पढ़ ली, तो आपको ये तो पता हो गया बैंकिंग क्या होता है। ये तो बेसिक फंक्शन हो गया बैंक का। अब बैंकिंग का क्या सेक्शन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है एक, जो है सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसको BR एक्ट भी कहते हैं बहुत कॉमनली, तो अगर BR एक्ट आए तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सेम ही है, सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या फिर BR एक्ट, ठीक है। अब ये क्या कहता है
According to BR Act, banking means accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order or otherwise. Banking company means any company which transact the business of banking in India. Company means any company as defined in the Companies Act 2013 and includes a foreign company with the meaning of that act. ठीक है, अब पहले इतना समझते हैं. देखिए, अब आपने बैंकिंग की डेफिनेशन तो पढ़ ली, पर एक एक्ट है जिसका नाम है BR एक्ट, जिसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहते हैं 1949 सेक्शन 5B. वो क्या कहता है कि हम बैंकिंग को कैसे डिफ़ाइन करेंगे. मतलब ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई, बेसिक डेफिनेशन कि बैंकिंग क्या होता है. लेकिन बैंकिंग BR एक्ट के हिसाब से क्या है. BR एक्ट क्या कहता है कि बैंकिंग क्या है. बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ लेंडिंग. मीन्स देखिए, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि बैंकिंग वो होती है जिसमें दोनों के लोन और डिपॉजिट के इंटरेस्ट में से बैंक अपना फ़ायदा निकालती है. अब BR एक्ट क्या कहता है कि बैंकिंग का क्या मतलब है कि हम लोग पैसे लेते हैं जनता से, डिपॉजिट लेते हैं, बैंक लेता है जनता से, और इसलिए लेता है, प्रॉफिट के लिए नहीं लेता है, इसलिए लेता है ताकि वो दूसरों को वो पैसा उधार दे सके लोन के नाम से, ताकि जिसके पैसे वो रख रहा है उसके पैसे सेफ़ तरीके से रहें और जिसको पैसे दे रहा है उसकी फाइनेंशियल नीड्स भी पूरी हो जाएं. ठीक है, जो पैसे वो डिपॉज़िट कर रहा है वो अगर जिसने डिपॉज़िट किया है, जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट है, आपने बैंक में पैसे डिपॉज़िट किए हैं, आपको ज़रूरत पड़ गई तो बैंक ये नहीं कह सकता कि हमने तो भैया किसी को लोन दे दिया है तो अब आप जब वो लोन चुकाएगा तब आपको हम आपके पैसे देंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. आप अपने पैसे जाकर निकाल सकते हैं चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर या फिर अदर तरीके से. ठीक है, और अदरवाइज़ अगर आपने, जैसे कि कई चीज़ें इसमें भी कई एक्सेप्शंस होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने डिपॉजिट निकाल सकें. सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड अकाउंट होता है, फिक्स्ड अकाउंट FD, फिक्स्ड डिपॉजिट, उसमें आप पैसे नहीं निकाल सकते टाइम पूरा होने से पहले. जैसे आपने अगर 1 साल के लिए फ़िक्स्ड डिपॉजिट किया है तो आप 1 साल से पहले अपने पैसे नहीं निकाल सकते. ठीक है, तो सेविंग्स अकाउंट में, रिकरिंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में आप अपने पैसे जब चाहे निकाल सकते, लेकिन फ़िक्स्ड अकाउंट में ऐसा नहीं है. ठीक है, बैंकिंग कंपनी क्या होती है. बैंकिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो बैंकिंग का ये जो बिज़नेस आपको समझाया गया कि पैसे लेना और देना, इस बिज़नेस के सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए चलती है. क्या थे इसके प्रिंसिपल्स. यही डिपॉज़िट लेना और लेंडिंग के लिए देना, और यही 4 डिपॉज़िट और 4 तरीके कि कैसे लोग लोन या बैंक से पैसे ले सकते हैं. ठीक है, बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया. कंपनी मीन्स एनी कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट. कंपनी क्या, वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में डिफ़ाइन हो, यानी कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही हो. अगर कोई कंपनी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रही है तो वो बैंकिंग कंपनी नहीं कहला सकती है. ठीक है, आपको ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बैंकिंग कंपनी, ये जानना है आपको कि बैंकिंग कंपनी की ये जो बेसिक डेफिनेशन है ये आप पढ़ लीजिएगा और मैं आपको समझा दूँगी तो आपको मन में आ ही जाएगा, आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कंपनीज़ एक्ट जो है उसको अगर फॉलो नहीं कर रही है कोई कंपनी तो फिर वो कंपनीज़ बैंकिंग कंपनी नहीं कहला सकती. बैंकिंग एक्ट में जो लिखा हुआ है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर कोई कंपनी फॉलो नहीं कर रही है तो आप उसे बैंकिंग कंपनी नहीं कह सकते, भले वो बाकी सब कुछ फॉलो कर रही हो.
लेकिन अगर वो कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो नहीं करी तो वो बैंकिंग कंपनी नहीं कहला सकती। एंड इंक्लूड्स अ फॉरेन कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ दैट एक्ट। इसमें फॉरेन कंपनी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि आप जिस कंट्री में रहते हैं उसी की जो बैंकिंग कंपनीज़ है वही उस कंपनी एक्ट को फॉलो करें। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं जो हमारे देश में हैं उन्हें भी फॉलो करना चाहिए। जैसे कि और भी कंपनीज़ होती हैं जो इंडिया के लोगों ने नहीं बनाई हैं। जैसे किसी फॉरेन कंट्री, फॉर एग्जांपल सोच लीजिए अमेरिका की कोई बैंक है जिसने सोचा कि हम इंडिया में भी एक ब्रांच खोल लेते हैं। जैसे लोग अलग अलग सिटीज़ में ब्रांच खोलते हैं, वैसे ही फॉरेन कंपनीज़ क्या होती हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में अपनी ब्रांच खोल लेती हैं। तो उस अमेरिका की बैंक ने सोचा कि हम लोग इंडिया में भी एक ब्रांच खोल लेते हैं, तो वो भी बैंकिंग एक्ट को फॉलो करेगी और कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर हम उसे बैंकिंग कंपनी नहीं कह सकते। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंकर क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके में बहुत ज़रूरी है, आ सकता है कि बैंकर क्या होता है। देखिए, बैंकर ऑल्सो गिव क्लाइंट्स फाइनेंशियल एडवाइस ऑन मैटर रिलेटिंग टू लोन्स, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज़ एंड सेविंग्स। Their financial advice not only help client to solve financial needs but also increase their firm's profit। ये 2 लाइन अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आप अच्छे से पूरा लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपके मन में अच्छे से याद हो जाए आपको और आपको इसको रटना ना पड़े, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, बैंकर क्या होता है। बैंकर एक बैंक के अंदर काम करता है, ऑफ कोर्स बैंक के अंदर ही करेगा। उसका काम क्या होता है कि वो क्लाइंट्स को फाइनेंशियल एडवाइस दे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी को अपना अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। अब उसे ये नहीं पता कि वो कौन सा डिपॉजिट ले, मतलब जैसे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, और उसे नहीं पता है कि वो सेविंग्स डिपॉजिट भी करवा सकता है, फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकता है, करंट डिपॉजिट भी करवा सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट भी करवा सकता है। उसने तो किसी से बस इतना सुना है कि बैंक पैसे ले लेती है और इंटरेस्ट दे देती है, तो वो पैसे जमा करवाने आ गया। अब उसे पैसे जमा करवाने 1 साल के लिए, उसको 1 साल तक उन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो फिक्स डिपॉजिट करवा सकता है। बट क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है कि फ़िक्स डिपॉजिट कैसे करवाते हैं, तो वो सेविंग्स डिपॉजिट के नाम पे ही पैसे जमा करवा देगा। तो बैंकर जो होता है वो क्लाइंट्स को एडवाइस देता है कि आपकी फाइनेंशियल नीड क्या है, आप कितने टाइम के लिए जमा कर सकते हैं, आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, आपको सब कुछ समझाता है। जिसको नॉलेज नहीं होती है उसको उस चीज़ के बारे में बताता है और उन्हें हेल्प करता है। ठीक है, अब इससे कस्टमर को ये फ़ायदा हो जाता है कि उसकी जो नीड होती है उसको पूरी हो जाती हैं। अब देखिए, जो फ़िक्स डिपॉज़िट, आपको मैं ये भी बता दूं कि फ़िक्स डिपॉज़िट में, इन चारों डिपॉज़िट में सबसे ज़्यादा पैसे फ़िक्स डिपॉज़िट में मिलते हैं। अगर आप सेविंग डिपॉज़िट करवाएंगे, फ़िक्स डिपॉज़िट करवाएंगे, करंट डिपॉज़िट करवाएंगे, रिकरिंग डिपॉज़िट करवाएंगे, इन चारों का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है और इस सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको फ़िक्स डिपॉज़िट देती है, क्योंकि इसमें आप फ़िक्स पीरियड के लिए जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो फिक्स डिपॉजिट करवाएगा तो उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और भाई उसे 1 साल के लिए ज़रूरत भी नहीं थी। पर अगर वो सेविंग्स डिपॉजिट में करवा सकता तो उसे कम इंटरेस्ट मिलता। लेकिन क्योंकि अब बैंकर ने उसे एडवाइस दे दी है कि आप सेविंग्स डिपॉजिट की जगह फिक्स डिपॉजिट करवा लीजिए, क्योंकि आपको 1 साल तक कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो अब वो बैंक से खुश हो जाएगा कि बैंक कितना अच्छा है, इसने मेरी हेल्प की, वरना अगर हम बैंकर ना होता तो हम सेविंग्स डिपॉजिट करवा लेते और हमें कम इंटरेस्ट मिलता। अब जो कस्टमर था, जो क्लाइंट था, उसका भी फ़ायदा हो गया और जो बैंक था उसका भी फ़ायदा हो गया। बैंक का क्या फ़ायदा हुआ कि अब जो कस्टमर है वो बैंक की सर्विस से खुश हो गया। अब वो इस बैंक के में ही अपने सारे जो भी डिपॉजिट उसको करवाना होगा, जो भी सर्विसेज लेनी होगी, लेता रहेगा। तो बैंक के कस्टमर्स खुश, बैंक भी खुश। ठीक है, तो बैंकर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बैंक के अंदर। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि बैंकर के क्या फंक्शंस होते हैं। अब देखिए, आपको मैंने शॉर्ट में तो समझा दिया है, ठीक है, कि
वो मेन फंक्शन तो यही होता है कि क्लाइंट को एडवाइस देता है जिससे कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स भी सॉल्व हो जाए और फिर्म्स का प्रॉफिट भी बढ़े और फिर्म की तरक्की हो। फिर्म क्या, उसके बैंक को फिर्म कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब बैंकर के 3 फंक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से डिटेल में, ठीक है। पहले फंक्शन है कीप रिकॉर्ड्स, ठीक है। कीप रिकॉर्ड्स, bankers record all the daily financial transaction they conduct. This duty involves reviewing documents such as bank statement, loan application forms every day. In going so, banker can alert the necessary authorities if they notice any fraud activities taking place in the bank. The banker is also responsible for properly filling all the documents in the right place, proper documentation, facilities, smooth management of the bank, and make retrieval easier. Banker must keep these records in a safe place to protect the confidentiality of the information, ठीक है। अब ये क्या होता है समझते हैं अच्छे से। देखिए, जो भी क्लाइंट्स दिन भर में आते हैं और उन्हें डिपॉज़िट करवाते हैं, लोन्स लेते हैं, कोई भी फैसिलिटीज़ बैंक की लेते हैं, बैंकर उन सारे डेटा को नोट करता है। बैंकर रिकॉर्ड ऑल द डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है ताकि आगे चलने पे वो काम आ पाए। और जो बैंक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई कस्टमर आया है और अकाउंट खुलवाना चाहता है तो उसको बहुत सारे, आपने सुना होगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ते हैं, बहुत सारे चीज़ें बैंक को देनी पड़ती हैं, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड और कई चीज़ें। तो जो बैंकर होता है उसका ये काम भी होता है कि वो हर चीज़ को अच्छे से चेक करे, जैसे कि कहीं वो नकली तो नहीं है, फ़र्ज़ी तो नहीं है। आपने सुना होगा कि अगर किसी ने झूठे नाम से, झूठी आइडेंटिटी से खुलवा लिया बैंक अकाउंट और फिर वो बैंक को फ्रॉड करके बैंक से भाग जाए तो फिर बैंक का लॉस हो जाएगा। इसलिए जो बैंकर होता है वो हर डॉक्यूमेंट को अच्छे से, बैंकर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर डॉक्यूमेंट को, क्लाइंट के हर डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखे और समझे। और अगर उसे दिखता है कि कुछ फ्रॉड हो सकता है, उसे कुछ लगे कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत हैं और इससे बैंक को नुकसान हो सकता है, तो वो जल्दी से जल्दी अथॉरिटीज़ को इस बारे में बताए ताकि कोई भी फ्रॉड बैंक के साथ ना हो पाए। और जैसे कि आपको कोई डॉक्यूमेंट फिल नहीं करना आ रहा है तो आप बैंकर से पूछ सकते हैं, बैंकर आपको सारे डॉक्यूमेंट सही से फिल करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और बैंकर जो भी रिकॉर्ड्स रखता है दिन भर के, उन्हें वो एक सेफ़ जगह पे प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर वो ऐसे ही उसको कहीं भी इधर उधर डाल देगा तो फिर वो खो जाएंगे और फिर उससे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो उसे संभाल के अच्छे से रख देता है, ठीक है। सेकेंड जो उसका फंक्शन होता है बैंकर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एडवाइसिंग क्लाइंट्स, जो कि आपने अभी समझा कि बैंकर की सबसे बड़ी ड्यूटी यही होती है कि वो क्लाइंट्स को अच्छे से एडवाइस करें। अब वो फ़ेस टू फेस मीटिंग पे भी हो सकता है, फ़ोन कन्वर्सेशन पे भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कई बार लोग अब बहुत ज़्यादा ई बैंकिंग यूज़ करते हैं और ऑनलाइन ही डिपॉज़िट्स कर देते हैं। लोन्स लेना भी आजकल तो शुरू हो चुका है, तो फ़ेस टू फेस मीटिंग पे या फ़ोन कन्वर्सेशन पे बैंकर से कांटेक्ट कर सकते हैं क्लाइंट और एडवाइस ले सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बता के आप बैंकर को अगर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बताएंगे और बताएंगे कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, आप की क्या नीड्स हैं, तो बैंकर आपको सही जो है एडवाइस दे देगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। थर्ड जो होता है फंक्शन बैंकर का, वो होता है गैदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब ये बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कि बैंक को सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। जब कोई क्लाइंट आता है और उसने कहा कि आप मुझे लोन चाहिए, ठीक है,
तो अब उसे लोन ऐसे ही तो हम लोग दे नहीं देंगे कि लो भैया ले जाओ, और पता चला वो ले गया और लेके कहीं भाग गया और उसके बाद उसने हमें लोन वापस पे नहीं किया, इंटरेस्ट के साथ क्या ऐसे भी पे नहीं किया और बैंक का नुकसान हो गया। तो बैंकर का काम होता है कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाए, उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं चेक करे, हर चीज़ अच्छे से चेक करे, सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, सब कुछ पता करे कि भैया ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, ये ट्रस्ट करने के लायक है कि नहीं है, पता चला धोखा वोखा ना दे हमें। ठीक है, तो ये तो 3 हो गए फंक्शंस जो कि आपकी बुक में दिए हैं बैंकर के। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ अ बैंक। बैंक के क्या फंक्शन है, तो ये मैं आपको एक अब देख सकते हैं चार्ट के थ्रू समझा रही हूँ। ठीक है, फंक्शन ऑफ बैंक। बैंक के बेसिक 2 फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन के अंदर भी 2 फंक्शन आते हैं जो कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन्स। ठीक है, पहले प्राइमरी फंक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, बैंक का प्राइमरी फंक्शन सुनने से आपको पता चला है कि बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। आपने अभी जैसे कि पढ़ा, बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, डिपॉजिट लेना और एडवांस देना, यानी एक तरफ से पैसे लेना लोगों से, दूसरी तरफ लोगों को ही पैसे दे देना। ठीक है, तो एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट प्राइमरी फंक्शन का पहला काम है, और दूसरा है ग्रांटिंग एडवांसेस, यानी कि पैसे दे देना। और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट 4 तरीके से होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेविंग्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। ये हम आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। और ग्रांटिंग एडवांसेस 4 तरीके से होते हैं। ओवरड्राफ्ट, ये भी हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ओवरड्राफ्ट क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। कैश क्रेडिट्स भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लोन्स और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब सेकेंडरी फंक्शन, तो आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी फंक्शन में ये जो प्राइमरी फंक्शन थे ये आ जाते हैं, और सेकेंडरी फंक्शन में जो बचे हुए फंक्शन है वो आ जाते हैं। अब फंक्शन बचे क्या, आपने तो अभी तक इतना ही समझा था कि बैंक में डिपॉजिट लिया जाता है और एडवांस दिया जाता है, लेकिन नहीं, बैंक सिर्फ इतना ही काम नहीं करता है, बैंक आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने सुना होगा ड्राफ्ट, या फिर ड्राफ्ट नहीं तो आपने लॉकर तो ज़रूर सुना होगा कि लोग बैंक में लॉकर खुलवाते हैं ताकि वो उसमें अपना सामान रख पाएँ। ठीक है, जैसे आपके पास कोई ज्वेलरी है और आपको डर है कि वो चोरी हो जाएगी, आपसे खो जाएगी, तो आप बैंक में एक लॉकर ले सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी ज्वेलरी सेव करके रख सकते हैं, जिसकी चाबी आपके पास होगी और आप जब भी चाहें उसे ले जाके देख सकते हैं। और आपके साथ बाकायदा बैंक की सिक्योरिटी साथ में चलती है कि आप अच्छे से सामान निकाल लें और वहाँ पे कोई आपसे छीन वीन ना सके। ठीक है, रास्ते से तो आप लाएंगे अकेले, लेकिन बैंक के अंदर जब तक आप रहते हैं तो बैंक की ड्यूटी होती है कि आपका सारा ध्यान रखे। तो सेकेंडरी फंक्शन में बाकी जो आगे एक्स्ट्रा फंक्शंस जो रोल प्ले करता है बैंक्स, वो सब आ जाते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन भी 2 तरह के होते हैं, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, एजेंसी फंक्शन के अंदर आ जाते हैं वो फंक्शन जो बैंक एजेंट की तरह फॉलो करता है। एजेंट से आप क्या समझे कि बैंक आपका काम करता है। आपका काम क्यों करता है वो, ऑफ कोर्स बदले में वो इंटरेस्ट ले लेगा, जिससे कि उसे प्रॉफिट मिल जाएगा और आपका काम कर देता है। जैसे कि अगर आप बिज़ी हैं, सपोज़ मान लीजिए आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप लोगों से पेमेंट लेते रहें। आपने बहुत लोगों को उधार दिया था सामान, ठीक है, अब आपको उनसे बहुत बड़े बड़े पेमेंट्स लेने हैं, छोटे मोटे नहीं कि जैसे किराए की दुकान पे आप 5 रुपए की चाय किसी को दे देते हैं और कहते हैं कि कल पैसे दे देना, वो सब तो बहुत छोटा हो गया। जैसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो करोड़ों का सामान लोगों को देते हैं और सामने वाला कहता है कि मैं आपको 1 हफ्ते में पैसे दे दूँगा। अब आपको ये सोच रहे होंगे 1 हफ्ते में अगर वो भाग गया तो नहीं, वो बिल और अदर चीज़ों के चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ये सब कहलाते हैं, जो कि सिक्योरिटीज़ होती हैं कि जो आपसे आपको पैसे देने का वादा कर रहा है वो भाग ना जाए। ये सब आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जो कि हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो वो सब ये सब दे देता है हम लोगों को और हम लोगों को उससे पैसे लेने होते हैं। पर मान लीजिए आप बहुत बिजी हैं, आपकी मीटिंग है उस दिन किसी के साथ और आप उससे पैसे लेने नहीं जा पाए या आप पैसे अपने नहीं ले पा रहे हैं, तो आप बैंक से एजेंट
की तरह बैंक को यूज़ कर सकते हैं। और बैंक क्या करेगी, आपकी जगह उनसे पैसे ले लेगी, ठीक है। और आप उनसे पैसे ले लेगी और बदले में इंटरेस्ट रख लेगी। इंटरेस्ट कैसे रखेगी, मान लीजिए उसने आपके लिए 10,000 का लोन लिया, और उसमें से 500, 600 या फिर कोई कोई बैंक 1,000 रुपये तक रख लेगी और आपको बाकी के सारे पैसे दे देगी, ठीक है। उससे वो अपना प्रॉफिट निकाल लेगी और आपको बाकी के पैसे दे देगी। तो एजेंसी फंक्शंस भी कई तरह के होते हैं। बैंकिंग ऑफ फंड्स, पीरियोडिक पेमेंट्स में वही आ जाता है कि जो पेमेंट्स लेनी होती है बैंक को। कलेक्शन मैनेजमेंट, पीरियोडिक कलेक्शंस, अदर एजेंसी फंक्शंस, ये सब आ जाते हैं एजेंसी फंक्शंस में, ठीक है। एक बार फिर से बोल देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। बैंकिंग ऑफ फंड्स, पीरियोडिक पेमेंट्स, कलेक्शन मैनेजमेंट, पीरियोडिक कलेक्शंस, अदर एजेंसी फंक्शंस, ठीक है। इन सब के डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, जिसमें आप सब लोग समझेंगे कि सब होता क्या है और इनके क्या फंक्शंस होते हैं। सब कुछ डिटेल में हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और दूसरा जो फंक्शन होता है सेकेंडरी फंक्शन का बैंक के, वो होता है यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें, जो सिक्योरिटीज़ आपको बैंक दे रही है, ठीक है। जैसे ड्राफ्ट, आगे वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे ड्राफ्ट क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है वो समझ जाएंगे। लॉकर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आपको लॉकर्स देती है जिसमें आप रख सकते हैं। अंडर राइटिंग, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और अदर यूटिलिटी फंक्शंस, ठीक है। तो ये 5 आप अभी के लिए पढ़ लीजिए ताकि आपके एग्जाम्स में आए तो आप लिख सकें। ड्राफ्ट, लॉकर्स, अंडर राइटिंग, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, अदर यूटिलिटी फंक्शन। अगेन ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। प्राइमरी फंक्शन को हम लोग एक बार फिर से, इसमें दिया गया है आपकी बुक में, तो मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। There are 2 primary functions: commercial bank as given in Banking Regulation Act 1949, accepting deposit of money from the public in the form of saving account, current account, fixed deposit और recurring deposit, ठीक है। अगेन वही जो मैंने आपको समझाया था। कॉमर्शियल बैंक के 2 फंक्शन होते हैं, सेविंग्स अकाउंट, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन होता है डिपॉजिट लेना, जो कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू हम लोग देते हैं बैंक को। दूसरा फंक्शन प्राइमरी फंक्शन का क्या होता है, एडवांसिंग लोन्स, जो कि ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, टर्म लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल और क्रेडिट कार्ड लोन्स के थ्रू हम बैंक से लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी फंक्शन की, जो हम लोग ने पढ़ा था। एक बार जल्दी से आपको समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कल आपको कैसे लिख के आना है, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन जो मैंने आपको बताए थे, तो उनकी मैं आपको कुछ डिटेल में इसमें दिया हुआ है, वो आपको समझाऊंगी। हेल्प कस्टमर टू ट्रांसफ़र मनी टू अनदर कस्टमर और सेम बैंक ऑफ एनी अदर बैंक इन द सेम कंट्री और इवन इन अदर फॉरेन कंट्रीज़। अब देखिए, सेकेंडरी फंक्शन में 2 फंक्शन लिखे हुए थे, ठीक है। पहला तो लिखा हुआ था एजेंसी फंक्शन, दूसरा लिखा हुआ था यूटिलिटी फंक्शन। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एजेंसी फंक्शन की, ठीक है। तो एजेंसी फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, हेल्प कस्टमर्स टू ट्रांसफ़र मनी टू अनदर कस्टमर। आपको अपने पैसे किसी और को ट्रांसफ़र करने हैं, कि जैसे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक आपके लिए एज अ एजेंट रोल प्ले करता है, तो आपको सिर्फ दूसरों से पैसे लेने थोड़ी होंगे। ऐसा भी हो सकता है आपने किसी और का उधार रखा हो, आपको देने हो, तो बैंक आपके पैसे आपके अकाउंट्स में से उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। और सेम बैंक ऑफ एनी अदर बैंक इन सेम कंट्री और इन अदर फॉरेन कंट्री। यानी चाहे वो बैंक, जैसे कि कस्टमर यानी आपका और आपको जिसको पैसे देने हैं उसका अकाउंट चाहे सेम बैंक में हो, चाहे आप दोनों का बैंक अकाउंट अलग अलग बैंक्स में हो, चाहे किसी दूसरी कंट्री में उनका बैंक हो, बैंक आपके पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। ये होता है एजेंसी फंक्शन जो बैंक प्ले करता है। अब इसमें जो 5 चीज़ें दी हुई थी उनको हम लोग ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ था, बैंकिंग ऑफ फंड्स, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ फंड्स में क्या आता है
purchasing and selling of shares, securities, bonds, etc. on behalf of its customer. जैसे आपको शेयर्स, सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स बाय करनी थी, परचेज करनी थी या फिर किसी और को सेल करनी थी, लेकिन क्योंकि आप वो अब नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक आपके लिए वो कर देगी आपके बिहाफ पे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पीरियोडिक पेमेंट्स, ठीक है। अब कलेक्शन एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ बिल्स, चेक्स एंड अनदर कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देयर कस्टमर, ठीक है। आपको किसी और से पैसे लेने थे कि आपके पास कुछ चेक्स थे जो आपको विड्रॉन करवाने थे या फिर कोई और जिसके पैसे आपको लेने थे, वो बैंक आपके लिए एज अ एजेंट रोल प्ले करके ले लेगा, ठीक है। आपके पास आपके बैंक अकाउंट में दे देगा या आप जाके बैंक से अपने अकाउंट से निकाल के कैश में भी ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड था कलेक्शन मैनेजमेंट, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ रेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड अदर चार्जेस, ठीक है। आपको किसी और से रेंट लेना था, इंश्योरेंस प्रीमियम लेना था या भरना था एंड अदर चार्जेस, तो वो भी बैंक आपके लिए कर देता है, ठीक है। थर्ड था पीरियोडिक कलेक्शंस, एक्ट एज ट्रस्टी, रिप्रेजेंटेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ देयर क्लाइंट्स, ठीक है। इसमें क्या आता है कि आपको अगर बैंक आपके लिए एज ए ट्रस्टी, एज ए रिप्रेजेंटेटिव और एज ए एग्जीक्यूटिव रोल प्ले करता है, जैसे कि आपको कहीं पे जाना था कुछ काम के लिए, बैंक आपको वो काम कर देगा। अब ये सब काम मत समझ लीजिएगा कि आपके लिए सामान ले आएगा, आपके लिए सब्ज़ी ले आएगा, नहीं है, ऐसा तो बैंक नहीं करेगा ना, ऑफ कोर्स नहीं करेगा। बट ये है कि जो मनी रिलेटेड काम होगा, जैसे किसी और का आपके पास कैश पड़ा था, चेक पड़ा था, बेसिकली वही फंक्शंस है, बस नाम थोड़े अलग हैं और थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ठीक है। फिर आ जाता है अदर एजेंसी फंक्शंस। तो अदर एजेंसी फंक्शंस में हम लोग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ लेते हैं। एक्ट एज इनकम टैक्स कंसल्ट एंड देयर प्रिपेयर एंड फाइनलाइज इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ देयर क्लाइंट्स, ठीक है। तो बैंक आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी कंसल्ट चाहिए तो फिर बैंक आपको कंसल्ट प्रोवाइड करता है। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है जो आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड चाहिए, तो आप बैंक से जाके कंसल्ट कर सकते हैं, बैंक आपको समझा देगा अच्छे से। और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइनलाइज करने में भी बैंक आपकी हेल्प करता है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब जो सेकेंडरी फंक्शन दूसरा था वो था यूटिलिटी फंक्शंस, ठीक है। तो अब यूटिलिटी फंक्शंस पढ़ते हैं जो एक कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है। अब ये टर्म आपने में मुझसे सुना होगा कि कमर्शियल बैंक, यानी ये सारे जो फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ये हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। अब बैंक भी एक टाइप की नहीं होती है, बैंक होती है कई टाइप की, ठीक है। अब कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती है, उनका क्या फंक्शन होता है, वो भी हम लोग इसी चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे जो फंक्शंस हैं ये कमर्शियल बैंक की है। यूजुअली आपने जो बैंक्स देखे हैं ज़्यादातर कमर्शियल बैंक ही होते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा फंक्शन था वो पढ़ लेते हैं, बैक टू द टॉपिक। यूटिलिटी सर्विसेज या फिर यूटिलिटी फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ कमर्शियल बैंक, ठीक है। पहला आ जाता है लॉकर्स, ठीक है। सेफ्टी walls or lockers to provide security to their valuables like ornaments, documents, etc. बैंक आपको लॉकर देती है जिसमें आप अपना सिक्योरिटी, अपना सामान, अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, सेफ कीप कर सकते हैं। दूसरा यूटिलिटी फंक्शन जो बैंक करती है वो होता है कि इन कैश और इशू ऑफ ट्रैवलर्स चेक फ्रॉम टू टूरिस्ट। देखिए, अब आप टूरिज़्म के लिए कहीं जा रहे हैं, आपको पैसे चाहिए या किसी को देने हैं तो आप बैंक के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। इशूइंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट टू बिजनेसमैन, ठीक है। वही बात हो गई कि आप जैसे बिजनेसमैन ने किसी और से चेक वेक कुछ भी लिया है, अब वो उसको उससे पैसे विड्रॉ कर सकती है या फिर उसे किसी से उधार लिया था उसे पे करना है तो बैंक उसके लिए उसको चेक दे देगी, ठीक है। ऑफ कोर्स आपके साइन वगैरह सबको चाहिए होंगे, आप ही देंगे उसको, लेकिन
क्या होगा कि वो बैंक के थ्रू पैसा ले लेगा। मीन्स आपने किसी से उधार लिया था तो आप उसको जाके कैश में पैसे नहीं दे रहे हो, आपने उसको एक चेक दे दिया कि भैया तुम इस चेक को बैंक में दिखाना और बैंक तुमको पैसे दे देगा मेरे अकाउंट से, ठीक है। तो इसमें बैंक ने रोल प्ले किया कि उसने आपको उसके अकाउंट से आपके अकाउंट से पैसे दिए बैंक ने, ठीक है। इशूइंग डेबिट क्रेडिट कार्ड्स टू देयर कस्टमर। अब देखिए क्रेडिट कार्ड सर्विसेज और डेबिट कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है बैंक, ठीक है। ये वो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं जो चीज़ें बैंक हमें देती है। मीन सर्विसेज तो कई टाइप की देती है, जैसे क्रेडिट डेबिट कार्ड्स देती है, लॉकर्स देती है, ठीक है, चेक्स वगैरह हैं, ये सब हम लोग बैंक की वजह से यूज़ कर पाते हैं। तो डेबिट कार्ड्स आपको लोगों को पता होगा। देखिए डेबिट कार्ड वो होता है जिससे आप उतने ही पैसे निकाल सकते हैं जितने आपके बैंक अकाउंट में हैं, और क्रेडिट कार्ड्स वो होते हैं जिसमें आपके बैंक अकाउंट से में जितने पैसे हैं आप उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 है और आपको चाहिए 12,000 तो आप बैंक में से और पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वो आपको इंटरेस्ट के साथ बैंक को पे करना पड़ेगा। ये सब हम लोग आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट डेबिट कार्ड्स देती है बैंक कस्टमर को, ठीक है। प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज़ ऑफ विड्रॉइंग कैश एनी टाइम थ्रू ATM। ये फैसिलिटी तो आपको पता होगा कि ATM के थ्रू आप कभी भी अपने बैंक अकाउंट से या क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट बैंक अगर आपका दूर है आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आसपास कहीं भी ATM हो आप निकाल सकते हैं पैसे। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी। बैंक अंडरराइटिंग करती है शेयर्स और डिबेंचर की इशूड बाय अ कंपनी, ठीक है। ये आपको आगे हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे आने वाले चैप्टर्स में, अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए। प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज रिगार्डिंग टैक्सेशन शेयर्स एक्सेट्रा टू द कंपनी। जो कंपनीज होती हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोग ही बैंक में अकाउंट खुलवाएं, कंपनीज भी खुलवाती हैं, क्योंकि एक सिंगल कंपनी को एक पर्सन की तरह अकाउंट वगैरह खुलवाने का भी हक है, वो खुलवा सकती है। और ये सब आपने आगे आप समझेंगे, और आपने सुना भी होगा, आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स भी करती है इशूड बाय अ कंपनी, ठीक है। प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज रिगार्डिंग टैक्सेशन टैक्सेशन और शेयर्स पे जो भी क्वेरीज होती हैं किसी कंपनी को या कोई भी कंसल्ट चाहिए होती है तो बैंक वो कंसल्ट प्रोवाइड करती है। उन्हें टैक्सेशन शेयर्स किसी भी बारे में कोई भी पूछना होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो बैंक से पूछ सकती है, बैंक उसे सब कुछ अच्छे से बता देगी, ठीक है। लेंडिंग एडवाइस एज अ मर्चेंट बैंकर टू इंडस्ट्री अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड कैपिटल्स। बैंक एज अ मर्चेंट बैंकर आपको इशू ऑफ शेयर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन सब के प्रोजेक्ट्स के बारे में आपकी तरफ से एडवाइस ले लेती है, ठीक है। जैसे अगर आपको किसी से एडवाइस लेनी है और बैंक उनसे आपके लिए समझ लेगी हर चीज़ कि वो क्या समझा रहे हैं। अगर आपको जो वो समझा रहे थे आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, बैंक आपके लिए अच्छे से समझ लेगी और फिर आपको अच्छे से समझा देगी, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डिसबर्स फंड्स। डिसबर्स फंड्स क्या होते हैं? People visit bank to withdraw and deposit funds or to apply for loans from the financial institution. Accepting deposit and disbursing funds requires a lot of attention and accuracy. Bankers may use money counting machines to carry out their risk. Their makes works easier, eliminates human error, improves accuracy and increases the speed of dispensing and counting bills. ठीक है, ये क्या होता है समझाते हैं आपको। देखिए, जब आप बैंक में पैसे जमा करने या लेने जाते हैं तो आप बहुत ज़रा से तो पैसे लेते नहीं हैं, 10 रुपये 20 रुपये तो लेते नहीं हैं, 10 हज़ार 20 हज़ार। तो अगर बैंक ने आपको 10,000 की जगह 9,000 दे दिए गलती से, तो भैया वो भी इंसान है जो आपको पैसे निकाल के देगा। अब वो भी गलती कर सकता है गिनने में, तो उससे आपको तो दिक्कत हो जाएगी, या उसने ज़्यादा पैसे दे दिए तो बैंक को दिक्कत हो जाएगी। तो उनके पास इसलिए मनी काउंटिंग मशीन्स होती हैं जिससे कि वो हर चीज़ को प्रॉपरली चेक कर पाएँ कि कितने पैसे हैं। मनी काउंट कर लेती है, मनी काउंटिंग मशीन काउंट कर लेती है कि कितने नोट है, कितने पैसे हैं वो, ताकि ना वो आपको ज़्यादा पैसे दें ना वो आपको कम पैसे दें, ठीक है।
इन्फोर्सिंग सिक्योरिटी क्या होती है? अब इसमें क्या होता है कि देखिए, बैंक को अगर किसी ने नकली बिल्स दे दिए, बिल्स क्या होते हैं ये आप आगे पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको ऐसे ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। बिल्स वो होते हैं कि जैसे कि अगर किसी बिजनेसमैन ने किसी से किसी को उधार पे सामान दिया है और उसे उससे 10,000 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल लेने हैं, ठीक है। तो अगर उसको उससे 10,000 रुपये लेने हैं, इट्स एन एग्जाम्पल ओनली, ठीक है, 10,000 लेने हैं अगर, और अब आप उस पर कैसे भरोसा कर लेंगे कि वो आपको 10,000 देगा, भागेगा नहीं? वो आपको एक बिल लिख के देता है, ठीक है, कि मैं आपको पैसे दूंगा, और अगर वो पैसे ना दे तो वो बिल आप जाके पुलिस को दिखा सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बिल आप जाके बैंक में भी विड्रॉन करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए उस बिल पे लिखा है कि मैं आपको 1 महीने बाद पैसे दूंगा और आपको 1 महीने से पहले उसकी ज़रूरत पड़ गई, तो आप बैंक को वो बिल दे देंगे और बैंक आपको पैसे दे देगा, लेकिन उसमें से कुछ पैसे काट लेगा, ज़्यादा नहीं। जैसे 10,000, अगर आपने 10,000 का बिल दिया और उसने आपको 9,500 दे दिया और 500 रुपये रख लिया एज आ इंटरेस्ट, और अगर आप बैंक को फ़र्ज़ी बिल दे देते हैं, मान लीजिए किसी ने फ़र्ज़ी बिल बना दिया और सब कुछ फेक हुआ और बैंक फंस गई, तो बैंक का लॉस हो जाएगा। इसलिए बैंकर का काम होता है कि हर चीज़ को अच्छे से चेक करे, ठीक है। एक मशीन होती है विच इज़ काउंटरफील्ड मनी डिटेक्टर्स, जो कि बैंक यूज़ करती है चेक करने के लिए कि बिल्स फेक हैं या रियल हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और बैंक बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती है, और अगर उसे लॉस हो गया तो इसलिए बैंक ये सब एकदम अच्छे से चेक करती है कि उसके साथ कोई भी धोखा ना हो। और जो लॉकर्स बैंक आपको प्रोवाइड करती है उन्हें भी वो अच्छे से लॉक कर देती है, ताकि कुछ भी चोरी ना हो या कुछ भी ख़राब ना हो। जैसे कि चोर वोर आ गए और चुरा ले गए अगर लॉकर्स खुले रह गए तो इसलिए उनका काम होता है बैंक का कि वो अच्छे से सब चेक करे कि लॉकर्स बंद है कि नहीं, बिल्स रियल है कि नहीं, ताकि बैंक को कोई भी लॉस ना हो पाए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में बैंकिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि सबसे पहले है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आप चार्ट देख रहे हैं, फ्लो चार्ट, इसे सबसे पहले दिया है द सेंट्रल बैंक, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है, पता है किसी को? सेंट्रल बैंक है हमारी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक को ही सेंट्रल बैंक ही कहा जाता है हमारे देश में, इंडिया में, क्योंकि रिज़र्व बैंक ज़्यादातर सब कुछ संभालती है, ठीक है। मनी यानी पैसे जो छपते हैं और हर जगह जाते हैं, वो सब कुछ, और बाकी भी हर चीज़ें कि कहाँ क्या फ्रॉड हुआ, कैसे क्या चल रहा है, सब कुछ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है, इसलिए उसे सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है इंडिया का, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं बैंक कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। मेनली 3 टाइप के होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स, रिलीजियल रूरल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। पहले बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, एक होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं? वो जिसमें 50% से ज़्यादा शेयर होता है बैंक का, ठीक है। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं जिसपे 50% से ज़्यादा बैंक के शेयर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एक मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है। अब बैंक स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, ठीक है। कोई एक इंसान अकेले बैंक नहीं स्टार्ट कर सकता। तो अगर उसे बैंक स्टार्ट करना है और उसके पास पैसे कम है, तो वो गवर्नमेंट से कंसल्ट करेगा कि आप मेरे बैंक में पार्टनर बन जाइए मेरे, ठीक है, और हम दोनों मिल के इस बैंक को चलाते हैं, ठीक है, ताकि वो बैंक चल पाए, क्योंकि एक अकेला इंसान इतने पैसे नहीं अगर लगा पा रहा है तो बैंक क्या कहती है कि हम 50% से ज़्यादा शेयर लेंगे, ताकि बैंक ज़्यादा हकदार हो उस गवर्नमेंट ज़्यादा हकदार हो उस बैंक के, ठीक है।
जैसे कि अगर कल को अगर जो लोग होंगे, जो नॉर्मल इंसान है जिसने बैंक स्टार्ट की थी, वो अगर गवर्नमेंट से कहने लगे कि आप तो सिर्फ 40% के ओनर हैं और हम 60% के, या फिर आप और कम के हैं और हम ज़्यादा परसेंट ओनर हैं, तो फिर तो वो अपना हुक्म चलाएगा। इसलिए गवर्नमेंट हर चीज़ पे ध्यान रखने के लिए 50% से ज़्यादा का शेयर लेती है। वो 51% और या फिर और ज़्यादा हो सकता है, बट 51% तो लेती ही है, ठीक है। 51% से कम नहीं लेती है। तो जिसमें बैंक 51% से ज़्यादा की ओनर होती है वो होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेशनलाइज बैंक, एक होते हैं स्टेट बैंक ग्रुप, SBI और सब्सिडरी बैंक। ये सब आप आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरे टाइप का जो बैंक होता है कमर्शियल बैंक में, वो होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक का ठीक उल्टा होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में। पब्लिक सेक्टर बैंक में जैसे जो गवर्नमेंट होती है वो 51% से ज़्यादा शेयर लेती है, इसलिए गवर्नमेंट ओनर होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ही ओनर है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा शेयर्स हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में सिर्फ कोई इंडिविजुअल एक बैंक को चला रहा होता है, जैसे कि कोई बहुत अमीर इंसान है, उसने सिर्फ अपने पैसों से बैंक स्टार्ट कर ली, तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक का ओनर होगा और वो अपने बैंक को चाहे जैसे चला सकता है। ऑफ कोर्स उसे कम्युनिटी उसके जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं जो कि एक्ट्स में लिखी हुई हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, कंपनीज़ एक्ट में, सब कुछ फॉलो करनी होती है। और भी एक्ट्स होते हैं वो सारे फॉलो करने होते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ फॉलो करना होता है, लेकिन उसमें एक इंडिविजुअल ओनर होता है, ठीक है। ये भी दो तरह के होते हैं, इंडियन और फॉरेन। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंडिया में होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक वो इंडियन होते हैं, और जो फॉरेन होते हैं वो बैंक्स होते हैं जिन्होंने हमारे स्टेट में एक ब्रांच खोली होती है, ठीक है। इंडियन 3 टाइप के होते हैं, ओल्ड बैंक, न्यू बैंक और लोकल बैंक। ये तो आप समझ ही गए होंगे, जिनके ओल्ड बैंक है, जिनके न्यू बैंक्स हैं, और जो नॉर्मली पहले से थे लोकल बैंक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। इसका कोई एग्जांपल नहीं है। रीजनल रूरल बैंक क्या होता है या हम आपको अभी अच्छे से समझा देंगे। एक एक बैंक जितने भी हैं वो आपको अभी हम अच्छे से समझाएंगे, तो बने रहें वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। कोऑपरेटिव बैंक में 3 चीज़ें हैं। पहला है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा है सेंट्रल या फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा है प्राइवेट क्रेडिट सोसाइटीज़। तो चलिए अब बारी आ गई है इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेने की। आपको सब समझा देते हैं, कमर्शियल बैंक क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, सब आपको अच्छे से एक एक चीज़ डिटेल में बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ कमर्शियल बैंक की, जो ज़्यादातर हर जगह कमर्शियल बैंक का ही नाम आता है। तो commercial bank is an institution that accept deposit, make loans and offer related services. These institutions run to make profit. They cater to the financial requirements of industry and various sectors like agriculture, rural development, etc. It is a profit-making institution owned by government or private of both. ठीक है। अब देखिए कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक वो बैंक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डिपॉजिट भी देते हैं, डिपॉजिट भी लेते हैं और लोन्स भी देते हैं, लेकिन उनका मेन मोटिव जो होता है वो ये होता है कि उन्हें प्रॉफिट मिले। अब आप सोचेंगे हर बैंक का यही मोटिव होता है कि प्रॉफिट उसे मिले, नहीं। कुछ बैंक्स इसलिए भी खुलवाती है सरकार ताकि लोगों को हेल्प मिले, जैसे कि गाँव में खुलवाती है कई बैंक गवर्नमेंट, ताकि जो किसान हैं उन्हें लोन वोन लेने में आसानी हो और उनसे ज़्यादा प्रॉफिट ना लिया जाए, ठीक है। पर जो कमर्शियल बैंक होती हैं उनका मेन मोटिव ही होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की। प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होते हैं जो एक इंडिविजुअल ओन करता है, ना कि गवर्नमेंट, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जान लीजिए। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड एक्सेट्रा। ये सब एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, ठीक है। ये वो बैंक होते हैं हुज इक्विटी इज़ हेल्ड बाय प्राइवेट शेयर होल्डर्स, जिसकी इक्विटी प्राइवेट शेयर होल्डर्स होल्ड करते हैं, ठीक है।
प्राइवेट सेक्टर बैंक प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंक। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही मेन था। ठीक है, आप चाहें तो बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन तो यही था और इसी में से आता है। ठीक है, क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की। पब्लिक सेक्टर बैंक में आप समझ गए होंगे जिसमें बैंक 50% से ज़्यादा का शेयर लेती है। अब 50% से ज़्यादा यानी 51% तो मिनिमम लेती ही है और उससे भी ज़्यादा ले सकती है। ठीक है, अब देयर आर टोटल 29 PSBs यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, 21 नेशनलाइज्ड बैंक्स, 6 स्टेट बैंक ग्रुप और SBI प्लस 5 अथॉरिटीज़। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो बुक से पढ़ सकते हैं। मेनली तो यही था कि गवर्नमेंट 50% से ज़्यादा की ओनर होती है इस बैंक में। ठीक है, बात कर लेते हैं फॉरेन बैंक की। फॉरेन बैंक वो बैंक होते हैं जो दूसरे देश के बैंक होते हैं, जैसे दूसरे देश के लोग या गवर्नमेंट बनाते हैं और वो हमारे कंट्री में अपनी ब्रांच खोल लेती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम आपको बता दें, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका एक्सेट्रा। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स। अब रीजनल रूरल बैंक्स होते क्या हैं? ठीक है, देयर आर स्टेट स्पॉन्सर्ड रीजनल रूरल बैंक्स, दे प्रोवाइड क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मेन तो इसका यही काम होता है कि ये एग्रीकल्चर के लिए, जो खेती वेती के लिए किसान लोगों को चाहिए होता है लोन, वो प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। मेन इसका यही फंक्शन है और इससे ज़्यादा इसमें नहीं आता है। ठीक है, दे बोरो इंक्लूड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, आर्टिसंस एक्सेट्रा। ठीक है, ये यही लिखा है कि मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स और आर्टिसंस को लोन्स और ये सब पैसे प्रोवाइड करती है, क्रेडिट प्रोवाइड करती है बेसिकली। ठीक है, और इसमें भी 50% से ज़्यादा का शेयर होता है बैंक का। डैट मीन्स ये भी उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक में आ सकती हैं। अगर आपसे पूछा जाए रीजनल रूरल बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो वैसे तो इन दोनों से अलग है, बट स्टिल इसे पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर कह सकते हैं क्योंकि इसमें 50% से ज़्यादा की ओनर होती है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ओनर होती है 50% से ज़्यादा की। बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। अब आप इसकी छोटी सी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। Cooperative banks are so called because they are organized under a provision of Cooperative Credit Society Act of the state. Cooperative bank so called होते हैं because वो सारे organized होते हैं provision under provisions of Cooperative Credit Society Act of States. ठीक है, ये लाइन अच्छे से याद कर लीजिएगा। The major beneficiary of the cooperative bank इस एग्रीकल्चरल सेक्टर इन पर्टिकुलर। देखिए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, बट मेनली इसका क्या मतलब होता है कि ये बैंक बने इसलिए होते हैं ताकि लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, जैसे कि किसानों को पैसों की ज़रूरत होती है तो ये बना दिए जाते हैं ताकि उन्हें पैसे प्रोवाइड करवा दिया जाए। ये रीजनल रूरल बैंक से थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही हैं और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेमेंट्स बैंक की। तो पेमेंट्स बैंक में 19 अगस्त 2015 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन प्रिंसिपल एक लाइसेंस है, उसका नाम है इन प्रिंसिपल लाइसेंस दिया था 11 एंटिटीज़ को ताकि वो लोग पेमेंट्स बैंक लॉन्च कर पाएँ। इन 11 एंटिटीज़ के नाम आदित्य बिरला नोवो, एयरटेल कॉमर्स सर्विसेज और चालोमंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, FINO, पेटेक और ऐसे ही और हैं। आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक दो याद कर सकते हैं। इन एक दो में से आप लिख के आ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रिज़र्व बैंक ने किसको किसको दिया है
और कब दिया है, तो 19 अगस्त 2015 को दिया है। 11 एंटिटीज़ को दिया है और 11 के नाम मैं आपको दिखा रही हूँ। इनमें से आप किसी भी 3-4 के नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे RBI भी कहते हैं, वो हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है, तो वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, हमारी कंट्री की, इंडिया की, ठीक है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुई थी? 1 अप्रैल 1935, ठीक है, ये डेट याद कर लीजिएगा, अप्रैल 1, 1935। और ये किस सेक्शन के अंदर है? RBI एक्ट, इसका एक एक्ट है जिसका नाम है RBI एक्ट 1934, ठीक है। इन इंडिया द RBI सुपरवाइजेस ऑपरेशंस ऑफ ऑल द बैंक्स। जितने बैंक्स हैं इंडिया में, RBI उन सब का ध्यान रखती है, ठीक है। अब RBI के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। RBI का स्ट्रक्चर क्या है? The Central Board of Directors comprises of the governor, 4 deputy governors, and 15 directors nominated by Union Government. तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? आपको पता होगा कि जो कंपनी होती है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालते हैं। तो इसमें गवर्नर है, 4 डिप्यूटी गवर्नर्स हैं, 15 डायरेक्टर्स हैं जो कि नॉमिनेटेड हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। RBI हैज़ 27 रीजनल ऑफिसेस, 27 रीजनल ऑफिसेस हैं इसके, ठीक है। अब बात करते हैं आगे RBI के फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ RBI के मेन फंक्शंस क्या हैं, पहले हम लोग इस पर ज़रा ध्यान देते हैं। मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है, इसका काम है कि जो भी नोट छपते हैं और बाकी बैंक्स तक पहुंचाए जाते हैं, फिर बाकी बैंक्स उन्हें उनके क्लाइंट्स तक और लोगों तक पहुंचाती है, ये सब कौन संभालती है? RBI, ठीक है। और रेगुलेटर एंड सुपरविजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं पे गलत नोट छपे होते हैं और उन्हें मिले होते हैं तो वो उन्हें जला देती है। सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कैसा क्या चल रहा है, सब कुछ RBI ध्यान देती है, ठीक है। मैनेजर ऑफ फॉरेन कंट्रीज़ जब अपने बैंक्स हमारे इंडिया में उनकी ब्रांच बनाती हैं, तो फिर उसका जितना भी मैनेजमेंट होता है उसको भी RBI, जो कि हमारी सेंट्रल बैंक है, वही देखती है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटर होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की, ठीक है। इशू ऑफ करेंसी, अगेन वही कि यही सर्कुलेशन करती है, यही इशू करती है, यही एक्सचेंज करती है और यही ख़राब कॉइन्स और करेंसीज़ को डिस्ट्रॉय भी करती है, ठीक है। डेवलपमेंट रोल, ये हमारे डेवलपमेंट में भी बहुत ज़रूरी रोल परफॉर्म करती है, क्योंकि बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। अगर ये हमारा करेंसीज़ को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, हर चीज़ को सही से मैनेज नहीं करेगी, तो आप तक पैसे पहुंचेंगे ही नहीं। तो आप पे पैसे ही नहीं पहुंचेंगे तो फिर आप कैसे कुछ भी ख़रीद पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था मेन फंक्शंस ऑफ RBI, और इससे मैंने डिटेल में नहीं, शॉर्ट में बताया है, ताकि आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो समझ में आ जाए। जो मेनली क्वेश्चन आते हैं इन्हीं सब के बेसिस पे आते हैं। और इस चैप्टर को यहीं पे ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है।
और छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जैसे मोबाइल बैंकिंग, तो वो तो आपको पता होगा कि जो आप मोबाइल से करते हैं, पेटीएम एक्सेट्रा, फ़ोनपे, अमेज़ॉन पे, ये सब आते हैं, ठीक है। और आपको इस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है और आपको इस चैप्टर के जितने भी फुल फॉर्म्स हैं और समरी है, अगर आपको वो जाननी है तो मैं बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी तो फिर प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि और भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।